आज का हमारा टॉपिक है एसिडिफायर्स एंड एल्कलाइजर्स। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ जनरल बातें सुनो। हमारी बॉडी का जो नॉर्मल पीएच होता है वो होता है 7.35 टू 7.45, ठीक है। अगर इससे पीएच ज़्यादा हो गया तो वो होती है एल्कलाइन और बेसिक कंडीशन, ठीक है। उसको ट्रीट करने के लिए हम देंगे एसिडिफायर्स। उसको ट्रीट करने के लिए हम जो ड्रग देंगे वो होगी एसिडिफायर्स, ठीक है। इसके कंपैरिजन में अगर जो पीएच है वो नॉर्मल से कम हो गया तो वहाँ कंडीशन देखने को मिलती है एसिडिक कंडीशन, ठीक है। तो वहाँ उसको नॉर्मल करने के लिए हम जो ड्रग्स यूज लेंगे वो होगा एल्कलाइजर्स, ठीक है। ये दोनों एक तरह से एक दूसरे के ऑपोजिट वर्क कर रही है। यहाँ तक बात समझ में आई? तो आज का हमारा टॉपिक एसिडिफायर्स एंड एल्कलाइजर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे एसिडिफायर्स। तो एसिडिफायर्स वो ड्रग्स, वो एजेंट होगी जो कि अगर बॉडी के अंदर एसिड बेस में कुछ भी इम्बैलेंस हुआ है और उसकी वजह से कंडीशन आ चुकी है एल्कलाइन कंडीशन, ठीक है, तो उसको वापस नॉर्मलाइज करने के लिए अपन कौन से ड्रग्स का यूज लेंगे? एसिडिफायर्स का यूज लेंगे, ठीक है। एसिडिफायर्स क्या करता है? जो पीएच बढ़ चुकी है उसको कम करके वापस नॉर्मल लाएगा, ठीक है, और वापस जो नॉर्मल कंडीशन है यानी कि उसको अगर एसिडिक कंडीशन है तो एसिडिक कंडीशन मेंटेन करेगा। समझ में आई यहाँ तक? इसमें कंडीशन आपको देखने को मिलती है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। इसके अंदर क्या होता है कि जो ब्लड प्लाज्मा है उसके अंदर बाइकार्बोनेट लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। और बाइकार्बोनेट लेवल जब भी बढ़ता है तो हम उसको बोलते हैं एल्कलोसिस की कंडीशन, ठीक है। और एल्कलोसिस की कंडीशन में मैंने आपको बोला था कि हम यूज लेंगे एसिडिफायर्स का। यहाँ तक बात समझ में आई? पहली कंडीशन तो हुई है, या फिर कोई ऐसी कंडीशन जिसकी वजह से बॉडी के अंदर एक्सेसिव लॉस हुआ है एसिड्स का, ठीक है, एसिड बॉडी से गुम हो चुके हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में भी कंडीशन आपको देखने को मिलेगी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, ठीक है। और मैंने आपको बोला है कि एल्कलोसिस की कंडीशन में आप यूज लेंगे एसिडिफायर्स। यहाँ तक बात समझ में आई? अब सुनो क्लासिफिकेशन। इसके अंदर अलग अलग ड्रग्स आती है जैसे कि अमोनियम क्लोराइड, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्शियम क्लोराइड एंड फिनिजोपाइरिडिन। तो फर्स्ट ड्रग है अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड के बारे में अगर मैं आपको जनरल बात सुनाऊं तो इसको आप जो खांसी की दवाई आती है, ठीक है, यानी कि एक्सपेक्टोरेंट, आपका कोई बॉडी के अंदर कफ जमा हो चुका है, ठीक है, गले के अंदर कफ जमा हो चुका है तो उसको एक्सपेल्ड आउट करने के लिए जो ड्रग यूज आती है जिसको हम बोलते हैं एक्सपेक्टोरेंट, उसके अंदर भी आपको कंटेंट देखने को मिलता है अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टोरेंट के यूज में भी आती है, ठीक है। अगर सिस्टमेटिक एल्कलाइन कंडीशन हो चुकी है, मतलब कि ऑल ओवर दी बॉडी, फॉर एग्जांपल मान लो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या फिर रेस्पिरेटरी एल्कलाइन मीडियम हो चुका है या फिर मेटाबॉलिक एल्कलाइन मीडियम हो चुका है, तो दोनों के अंदर सिस्टमेटिक काम में आएगा और सिस्टमेटिक यूज में आप ले सकते हो अमोनियम क्लोराइड को। यहाँ तक बात समझ में आई? तीसरा इसका यूज सुनना। तीसरा है साहब कि ये एज अ यूरिनेटिंग एसिडिफायर के काम में भी आती है, ठीक है। अगर यूरिन ज़्यादा बेसिक निकल रहा है, ठीक है, तो उसके काम में भी आप ले सकते हो फॉर दी ट्रीट बेसिक यूरिन एक्सक्रीशन। तो ये क्या होगा? यूरिन को क्या कर देगा? ये एसिडिफाइड कर देगा। यहाँ तक बात समझ में आई? तीसरी और नेक्स्ट कंडीशन सुनो। अगर बॉडी के अंदर क्लोराइड का हो चुका है कमी, ठीक है, यानी कि क्लोराइड डिप्लीशन की कंडीशन आ चुकी है, तो उसके अंदर आप ड्रग का यूज ले सकते हो जो कि है अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। इसमें आप नाम देखो, जो सेकंड नाम है वो क्या है? क्लोराइड। और बॉडी के अंदर मैंने किसकी कमी बोली थी? क्लोराइड की, जिसकी वजह से मैंने उसको नाम दिया था क्लोराइड डिप्लीशन। तो अगर मैं अमोनियम क्लोराइड दूंगा तो बॉडी के अंदर क्लोराइड भी जाएगा, ठीक है, और क्लोराइड डिप्लीशन की कमी से उसको राहत मिल जाएगी। यहाँ तक बात समझ में आई है? अब सुनो इसके इंडिकेशन। तो इंडिकेशन, अगर कोई भी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की कंडीशन हुई है तो उसको ट्रीट करने के लिए आप एसिडिफायर्स का यूज ले सकते हो, ठीक है। दूसरा, अगर बॉडी के अंदर क्लोराइड का डिप्लीशन हुआ है, ठीक है, तो ब्लड के अंदर होगी क्लोराइड की कमी जिसको हम बोलेंगे हाइपोक्लोरेमिया, तो उस कंडीशन के अंदर भी आप एसिडिफायर्स का यूज ले सकते हो। और एसिडिफायर्स में भी कौन सा लेना है? अमोनियम क्लोराइड। यहाँ तक बात समझ में आई? कॉन्ट्राइंडिकेशंस की अगर मैं बात करूँ तो सीवियर रीनल या फिर हिपेटिक या फिर पल्मोनरी डिजीज है तो उसके अंदर
ये ड्रग नहीं देनी है। अब डोज सुनो। डोज मैंने आपको बोला था कि इसको एज अ एक्सपेक्टोरेंट भी यूज लिया जाता है और यूरिनरी एसिडिफायर के तरह भी इसको यूज लिया जाता है। तो अगर एक्सपेक्टोरेंट की तरह आप दे रहे हो तो आपको देनी है 200 to 400 mg पर 4 आवरली। ठीक है, एवरी 4 आवरली में जाएगी और 200 to 400 mg में इसका डोज रहेगा फॉर एक्सपेक्टोरेंट। अगर यूरिनरी एसिडिफायर के तरह यूज ले रहे हो तो 3 से 12 ग्राम दिन में 4 या 6 बार आप इसको दे सकते हो इन डिवाइडेड डोजेज। यहां तक बात समझ में आई है? अब सुनो इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि अपन एसिडिफायर्स दे रहे हैं तो अपना मेन मोटो यही रहेगा कि बॉडी के अंदर एसिडिक मीडियम अपन मेंटेन रखें। ठीक है, तो कोई भी ऐसी चीज नहीं देनी है जो कि एसिडिक मीडियम के अगेंस्ट हो, यानी कि एल्कलाइन मीडियम वहां पे जनरेट करे। ठीक है, तो आपको साथ दूध नहीं देना है या फिर कोई भी एल्कलाइन सोल्यूशन नहीं देना है जब भी आप अमोनियम क्लोराइड की सॉल्यूशन बॉडी के अंदर दे रहे हो। यहां तक बात समझ में आई है? दूसरी ड्रग आती है एसिडिफायर्स के अंदर एस्कॉर्बिक एसिड। कौन सी आती है? एस्कॉर्बिक एसिड। तो एस्कॉर्बिक एसिड क्या है? विटामिन सी है। विटामिन सी का ही नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, ये मेनली बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन में अपना रोल दिखाती है। ठीक है, या फिर कभी आपके लग चुकी है, ठीक है, लग गई तो क्या होगा? वुंड होगा, और वुंड हीलिंग प्रोसेस में मेनली ये अपना योगदान दिखाती है एस्कॉर्बिक एसिड, जो कि है विटामिन सी। कैसे ये फॉर्मेशन करती है? कोलेजन्स का। और कोलेजन्स किस काम में आते हैं? टू एनहेंस एंड फैसिलिटेट वुंड हीलिंग। ठीक है, तो फर्स्ट इसका आया मेटाबॉलिक रिएक्शंस में अपना काम दिखाएगी, वुंड हीलिंग करने में अपना काम दिखाएगी बाय फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द कोलेजन। ठीक है, या फिर कोई भी मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस की कंडीशन आ चुकी है तो उसमें भी आप इसका सप्लीमेंटेशन देके उसको एज ए एसिडिफायर ट्रीट कर सकते हो। यहां तक बात समझ में आई? अब सुनो मैकेनिज्म। ठीक है, जो एस्कॉर्बिक एसिड है वो एक, देखो इसके नाम के पीछे एसिड लग रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? एक एसिडिफायर है। तो अगर कोई भी बेसिक कंडीशन बॉडी के अंदर हो चुकी है, ठीक है, एल्कली एक्सिस हो चुका है, तो उसके अंदर क्या करेगा? जैसे एल्कली मीडियम और एसिड मीडियम दोनों आपस में टकराएंगे तो क्या करेगा? उस कंडीशन को नॉर्मलाइज कर देगा। ठीक है, और यही इसका मैकेनिज्म है। अब सुनो यूजेस। तो अगर आपको विटामिन सी के यूजेस याद है तो आधा आपका खेल तो यहीं खत्म हो गया। ठीक है, मेनली जो अपन विटामिन सी का यूज लेते हैं वो एक डिजीज होती है स्कर्वी, उसको ट्रीट करने के काम में लेते हैं, जो आपने फर्स्ट ईयर में न्यूट्रिशन के अंदर पढ़ा होगा। ठीक है, या फिर कोई भी ऐसी विटामिन सी की डेफिशिएंसी स्टेट है, ठीक है, तो वहां पे अपन विटामिन सी का सप्लीमेंट देके काम में उसको ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बताया था कि ये अर्ली वुंड हीलिंग करती है। ठीक है, बाय द फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द कोलेजन। तो आप इसको, अगर कोई डीप बर्न वाला पेशेंट था या फिर कोई ऐसा पेशेंट जिसके अंदर वुंड हीलिंग जो है वो डिले हो चुकी है, तो उसके अंदर आप यूज ले सकते हो। यहां तक बात समझ आई? तीसरा, अगर पेशेंट के एल्कलाइन यूरिन निकल रहा है, ठीक है, तो उसको एसिडिफाइड करने के काम में भी आप इसको ले सकते हो। यहां तक बात समझ आया? अभी हम पढ़ रहे थे एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी। अब सुनो इसके इंटरेक्शंस। अगर आपने एस्कॉर्बिक एसिड को लार्ज डोज में दिया है, ठीक है, तो वो क्या कर देगा? यूरिन जो एक्सक्रीशन हो रहा था उसके पीएच को क्या कर देगा? बहुत कम कर देगा, यानी कि बहुत ज्यादा एसिडिक कर देगा। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा कि जो भी एसिडिक ड्रग का एक्सक्रीशन होना चाहिए था वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। और एसिडिक ड्रग्स कौन कौन सी है? सैलिसाइलेट यानी कि एस्पिरिन वगैरह और बारबिचुरेट्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात अब सुनो। अगर एसिडिक ड्रग को निकलना है तो उसको नॉर्मल या फिर बेसिक मीडियम चाहिएगा यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट होने के लिए, और अगर बेसिक ड्रग को निकलना है तो उसको यूरिन के थ्रू निकलने के लिए उसको चाहिएगा एसिडिक मीडियम। मतलब कि अगर बेसिक है तो उसको एसिडिक चाहिएगा, एसिडिक है तो उसको बेसिक चाहिएगा, या फिर नॉर्मल भी चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अभी एसिडिक ड्रग की, यानी कि सैलिसाइलेट और बारबिचुरेट। ठीक है, तो विटामिन सी क्या करता है? यूरिन का एसिड मीडियम जो है वो बढ़ा देता है, इसकी वजह से एसिडिक ड्रग अच्छे से नहीं निकल पाएगी, उसका एक्सक्रीशन जो है वो कम हो जाएगा। अगर मैं बात करूं बेसिक ड्रग्स की,
तो मैंने आपको बोला था कि बेसिक को क्या चाहिए, एसिडिक चाहिए, और यहाँ पे अपन ने बहुत ज़्यादा एसिडिक कर दिया था विटामिन सी का लास्ट डोज देके, है ना। तो जो भी बेसिक ड्रग है उसका एक्सक्रीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। वो बॉडी में ज़्यादा देर तक टिकेगी नहीं, ज़्यादा देर तक टिकेगी नहीं, ज़्यादा देर तक एक्शन आएगा नहीं और जल्दी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। यहाँ तक बात समझ में आई। अब जो बेसिक ड्रग है उसके एग्जाम्पल सुनो, क्विनिडीन, एट्रोपिन, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट यानी कि इमिप्रामाइन और फिनोथाइजिन, ये सारे एग्जाम्पल है बेसिक ड्रग के। अब जब मैंने आपको हेमेनेटिक्स पढ़ाया था उसके अंदर हम आयरन की बात कर रहे थे, और आयरन की जब हमने बात करी थी तब मैंने आपको बोला था कि साहब जब भी हम आयरन ओरली दे रहे हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए हम देते हैं विटामिन सी, और विटामिन सी जो है वो आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो एस्कॉर्बिक एसिड अगर आपने लास्ट डोज में दिया है तो वो आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा। यहाँ तक बात समझ में आई। अब सुनो इसके डोजेस। वैसे तो मैंने इसके खूब सारे यूजेस बताए, लेकिन क्योंकि अभी अपन यूरिनरी एसिडिफायर्स पढ़ रहे हैं तो यूरिनरी एसिडिफिकेशन के लिए अगर आपको काम में लेना है तो 4 से 12 ग्राम दिन में 4 बार आप इसका डोज रख सकते हैं। अब सुनो एडवर्स रिएक्शन, ठीक है। तो एडवर्स रिएक्शन जब भी कम डोज में आप दे रहे हैं तो नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन जैसे आपने डोज बढ़ा दिया तो आपको जो एडवर्स रिएक्शन देखने को मिलेगी वो होगी डायरिया, ठीक है, डिजीनेस और फेंटिंग, ठीक है। मतलब कि पेशेंट में कमजोरी देखने को मिलेगी, आलस देखने को मिलेगा, या फिर चक्कर आने जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। लेकिन ये कंडीशन आपको तभी देखने को मिलेगी जब आप लास्ट डोज में दे रहे हैं या फिर आपने आईवी इंजेक्शन जो है वो बहुत फास्ट दे दिया, बहुत फास्ट एडमिनिस्टर कर दिया पेशेंट के अंदर। यहाँ तक समझ में आया। तो साहब आप ये बात ध्यान रखना कि जब भी आप विटामिन सी का इंजेक्शन देना है आईवी रूट से तो आप क्या करेंगे, बहुत स्लो एडमिनिस्टर करेंगे। यहाँ तक बात समझ में आई। अब हमारा एसिडिफायर्स कंप्लीट हो चुका है, अब हम पढ़ेंगे एल्कलाइजर्स। तो एल्कलाइजर्स क्या होते हैं कि साहब जब भी एसिडिक कंडीशन हो चुकी है बॉडी के अंदर, यानी कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस मान लो आप, ठीक है, जब भी कोई एसिडिक कंडीशन हो चुकी है बॉडी के अंदर तो हम उस कंडीशन को नॉर्मलाइज करने के लिए या फिर एल्कलाइन कंडीशन मेंटेन करने के लिए हम ड्रग्स देंगे एल्कलाइजर्स। यहाँ तक बात समझ में आई। अब मैंने आपको यहाँ पे नाम लिया था मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या होता है कि साहब कोई ऐसी कंडीशन जिसकी वजह से बॉडी के अंदर पीएच जो है वो कम हो गया हो, ठीक है। अब वो कंडीशन क्या हो सकती है, या तो बॉडी के अंदर रिटेंशन हुआ हो एसिड का, ठीक है, और या फिर बाइकार्बोनेट बफर्स जो हैं वो निकल गए हों। और बाइकार्बोनेट बफर अगर रहते, ठीक है, बाइकार्बोनेट बफर अगर रहते तो ये एल्कलाइन मीडियम मेंटेन करता, लेकिन क्योंकि वो लॉस हो चुके हैं इसकी वजह से ये बॉडी के अंदर मेंटेन करेगा एसिडोसिस, ठीक है, जिसको मैंने बोला है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब इसके अंदर भी अलग अलग ड्रग्स आती है जैसे कि सोडा बाइकार्बोनेट, ठीक है, जो कि आप जब मैंने आपको पेप्टिक अल्सर्स पढ़ाए थे, ठीक है, जब हम जीआई सिस्टम पढ़ रहे थे उस टाइम हमने बात करी थी सोडियम बाइकार्बोनेट की, ठीक है। और दूसरी ड्रग आती है सोडियम एसीटेट, सोडियम सिट्रेट, पोटेशियम सिट्रेट एंड एसिटाजोलामाइड। अब सुनो सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट मेनली सिस्टमिक एक्शन शो करता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की तो ये क्या करता है कि अगर गैस्ट्रिक पीएच 7 से कम हुआ है, फॉर एग्जांपल कुछ भी मान लो 4 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा, ठीक है। जैसा कि किस कंडीशन में होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन में होता है, तो एसिडिक मीडियम कहाँ तक जनरेट होगी, 3, 4 या 5 पीएच हो, ठीक है। तो इस कंडीशन में पीएच को मेंटेन करने का काम करता है, पीएच को क्या करेगा, ये बढ़ा देगा। अब सुनो इंडिकेशंस। साहब कोई भी ऐसी कंडीशन जो कि हाइपर सिक्रीशन ऑफ द एसिड की वजह से हुई हो, ठीक है, जैसे कि हार्टबर्न, ठीक है, एसिड इंडाइजेशन, ठीक है, गैस्ट्राइटिस या फिर पेप्टिक अल्सर और इसोफेजाइटिस, मतलब ये सारी जो कंडीशन है ये सारी एसोसिएट हुई है हाइपर सिक्रीशन ऑफ द एसिड से। और एसिड बढ़ा है तो उसको अपने को कम या मेंटेन करने के लिए अपन क्या देंगे, एल्कलाइजर्स का यूज
करेंगे। यहाँ तक बात समझ में आई। इसकी डोज की अगर मैं बात करूँ तो 0.3 टू 2 ग्राम इसका डोज रहेगा और 1 से 4 बार दिन के अंदर आप दे सकते हो। दूसरी ड्रग आती है पोटेशियम सिट्रेट एंड सोडियम सिट्रेट। अब जो पोटेशियम सिट्रेट है उसको हम अगर रीनल स्टोन्स हुए हैं, ठीक है, या तो वो यूरिक एसिड के बढ़ने की वजह से हुए हैं या फिर सिस्टीन की वजह से हुए हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप के यूरिन स्टोन्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप के किडनी स्टोन्स होते हैं, ठीक है। उसमें ऑक्सलेट भी होते हैं, प्योरिन डिराइव्ड भी होते हैं, सिस्टीन से भी होते हैं और यूरिक एसिड से भी होते हैं। अगर यूरिक एसिड और सिस्टीन की वजह से किडनी स्टोन हुआ है तो आप उसको कंट्रोल करने के लिए देंगे पोटेशियम सिट्रेट। यहाँ तक बात समझ में आई। ये क्या करते हैं कि साहब हाईली एसिडिक यूरिन हो गया था, उसकी वजह से अगर आप यूरिन पास कर रहे हैं तो भी आपको पेन हो रहा है, ठीक है, और बार बार यूरिन लग रहा है, तो इस कंडीशन में आप यूज ले सकते हैं टू रिड्यूसिंग द पेन एंड टू ट्रीट द फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन यू कैन यूज पोटेशियम सिट्रेट। यहां तक बात समझ में आई आपको। मैंने आपको बोला था कि ये रीनल स्टोन्स को ट्रीट करने के लिए काम में ली जाती है, ठीक है। तो इसका मेन जो यूज है वो सुनना, वो यही है कि ये वाइडली यूज ली जाती है फॉर दी यूरिनरी कैल्कुलाई, यानी कि किडनी स्टोन्स, या फिर यूरिन में सिस्टीन ज्यादा निकल रहा हो जिसको हम बोलते हैं सिस्टीन यूरिया। यहां तक बात समझ में आई है। या फिर बहुत ज्यादा एसिडिक यूरिन जो है वो सिक्रेट आउट हो रहा है, ठीक है, तो उसको वापस एल्कलाइन या फिर नॉर्मलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, पोटेशियम सिट्रेट का यूज ले सकते हैं। अब जो थर्ड ड्रग आती है वो आती है एसिटाजोलामाइड। कौन सी ड्रग आती है? एसिटाजोलामाइड। ये मैंने आपको डायूरेटिक्स के अंदर पढ़ाया था कि ये क्या होती है, कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर होती है। कौन सी होती है? कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर होती है, ठीक है। ये मेनली साइट फर्स्ट के ऊपर वर्क करती है। और साइट फर्स्ट के ऊपर मैंने आपको आयंस भी बताए थे कि साहब सोडियम और H+ आयन का एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो क्या करेगी, सोडियम को भूल जाओ, अभी H+ आयन याद रखो। और H+ आयन जो होता है वो मेनली किसको डिनोट करता है? एसिडिटी को डिनोट करता है, और ये इनहिबिट कर देती है उसको, ठीक है। तो जैसे ये H+ आयन को, ये देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है H+ आयन जो होता है, जो फॉर्मेशन होती है उसकी, उसको रिड्यूस कर देगा बाय इनहिबिटिंग कार्बनिक एनहाइड्रेज आयन। और जैसे उसको इनहिबिट करेगा तो एसिडिक कंडीशन जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ तक बात समझ में आई। तो इसके यूज क्या क्या होंगे? तो इसके यूज होंगे मेनली आप इसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस में यूज ले सकते हैं, और या फिर एब्सेंस सीजर। ये एक टाइप है एपिलेप्सी का, ठीक है। तो मेनली क्या होता है कि साहब CO2 बड़ी एसिडोसिस की कंडीशन है, इसके अंदर क्या होता है, एसिड मतलब कि pH कम हो जाती है और CO2 बढ़ जाती है ना। तो साहब उसकी वजह से वो ब्रेन पे अटैक कर रहा था और एब्सेंस सीजर की कंडीशन हो रही थी, है ना। तो साहब अगर pH आप मेंटेन कर लो, ठीक है, जैसे pH मेंटेन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड भी मेंटेन हो जाएगी, और उसकी वजह से अपन इसको यूज में ले सकते हैं एब्सेंस सीजर के अंदर, ठीक है। या आप MSN के अंदर आपको अलग अलग टाइप्स पढ़ने को मिलेंगे, टाइप्स ऑफ सीजर्स, ठीक है, तो वहां आप इसको कोरिलेट करना। अब इसके डोज की अगर मैं बात करूं तो डोज रहेगा 8 to 30 mg पर kg पर डे इन डिवाइडेड डोजेस। यानी कि अगर 3 साल का बच्चा है, ठीक है, न्यूबॉर्न हुआ है, 3 साल का बच्चा है, तो उसके अंदर आप 30 mg इंटू 3 कर दो, ठीक है। मतलब 3 किलो का बच्चा था तो मैंने उसको क्या किया, 30 mg में 1 किलो में दे रहा था, तो इसको मैं इंटू कर दूं 3 से, तो 90 mg उस बच्चे के अंदर देना है और डिवाइडेड डोजेस के अंदर देना है, ठीक है। और अगर यूजुअल रेंज की बात करूं, जैसे एडल्ट पेशेंट है तो उसके अंदर 100 to 400 mg पर डे आप दे सकते हो। अब आते हैं नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर। तो जो एसिटाजोलामाइड है वो एक्ट कर रहा था साइट फर्स्ट के ऊपर, ठीक है। तो ये क्या करता है, हाइपोकैलेमिया करता है, यानी कि बॉडी के अंदर पोटेशियम की हो जाती है कमी, ठीक है। तो जब भी आप ये वाली ड्रग दे रहे हो तो पेशेंट को बोलना है कि साहब कभी भी आपके हाइपोकैलेमिया के सिम्टम्स दिखें तो हमको बताना है, ठीक है। अब पेशेंट को आप क्या करोगे, हाइपोकैलेमिया के सिम्टम्स बता दो कि साहब अगर आपके मसल वीकनेस दिख रही है तो आपको बताना है, क्रैम्पिंग हो रही है, ठीक है, तो भी आपको बताना है, या फिर कार्डियक इरेगुलरिटीज हो रही है तो भी आपको हमें सूचित
करना है। ये सारे सिम्टम्स थे किसके, ये सारे साइंस थे किसके, हाइपोकैलेमिया के। तो फर्स्ट तो पेशेंट को हाइपोकैलेमिया के साइंस के लिए बताना है और उसको बोलना है कि साहब कभी भी ऐसा कुछ लगता है तो हमें बताना है। दूसरा, क्योंकि हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस को यहाँ पे ट्रीट करना आए हैं, ठीक है, अगर मान लो ड्रग का डोज कम है और मेटाबॉलिक एसिडोसिस एज इट इज मेंटेन है तो उसके भी सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, वीकनेस एंड डिहाइड्रेशन। तो पेशेंट को बोलना है कि अगर ऐसे कोई साइंस दिखते हैं तो हमें रिपोर्ट आपको करनी है। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक एसिडिफायर्स एंड एल्कलाइजर्स खत्म होता है और इसी के साथ आज हमारा यूरिनरी सिस्टम यानी कि रीनल सिस्टम भी खत्म होता है। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।